हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट इसमें अपन ने ए डी और आर का रिलेशनशिप देखा था। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली लाइक फ्यू रिव्यू क्वेश्चंस एंड वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन है, एज अ गिवन दैट सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC, okay, which is actually true if you look at the video that I posted today। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि सोडियम एक्चुअली क्रिस्टलाइजेस एज BCC and that it has a radius of 190 picometer and its edge length, what is the edge length of the unit cell? तो unit cell का edge length अपने को calculate करना है। okay, so pause the video सबसे पहले और इसको आंसर करने की कोशिश करो। you don't have to calculate anything, सिर्फ सेटअप करना है okay, इक्वेशन का। so it's a very simple question, alright। सबसे पहले you need to remember the formulas जो अपन ने लास्ट इसमें देखा था। तो pause करो वीडियो को and answer the question। okay, I'll give you 20 seconds for it। सोल्यूशन ये है इसका कि इफ़ यू रिमेंबर द रेडियस एंड एज लेंथ, इसका रिलेशनशिप अपने को देखना है, इजंट इट। तो रेडियस इज इक्वल टू √3/4a और एज लेंथ हमको दिया है, सो दिस बिकम्स √3/4 टाइम्स 190 पिकोमीटर। तो हम लोग इसको पिकोमीटर में ही सॉल्व कर रहे हैं, बट एट सम पॉइंट यू विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज बीन आस्क्ड। okay, so ये इसका solution है, तो correct answer is A। alright, so this is how we solve this question। let's go and look at second question। so this is our second question ये है, what is the coordination number of the atom whose radius is 78 picometer and edge length of the cubic structure is 154 picometer। तो हमको radius दिया है 78 picometer and edge length दिया है 154 picometer और हमको पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जिसमें ये पैरामीटर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ यू थिंक अबाउट इट। हमको रिलेशनशिप मालूम है, इट इज़ स्पेसिफिक। आर और ए का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे देखो, रेडियस का BCC सॉरी सिंपल क्यूब के लिए a/2 होता है, BCC के लिए √3a/4 और FCC के लिए a/2√2। तो ये अपने तीन रिलेशनशिप्स है। हमको ये देखना है कि कौन से इसमें ये फिट हो रहा है। ओके, और तुम देखोगे तो ये इसमें फिट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली रेडियस इज हाफ ऑफ एज लेंथ। तो इसका मतलब ये सिंपल क्यूब रहेगा और इसको तुम कोरिलेट कर सकते हो, जो इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया था तुमको, उसमें भी यही बताया था कि सिंपल क्यूब में रेडियस इज हाफ ऑफ एज लेंथ, क्योंकि इसमें जो एटम्स है दे आर टचिंग, जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो रेडियस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एज लेंथ। ओके, so this is our third question। okay, given that the radius of 96 pm and edge length of 271.5 pm, how many atoms are present in the unit cell? तो हमको radius दिया है that is 96 picometer and edge length दिया है 271.5 picometer और हमको पूछा है कि इस एटम के इस यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। ओके, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कौन से टाइप का ये यूनिट सेल है। ऑलराइट, और उसके लिए भी अपने को वही रिलेशनशिप्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी इफ यू गेट दिस वन राइट। तो यहाँ पे अगर अपन तीनों रिलेशनशिप्स देखते हैं, ओके, विच इज़ R = a/2 फॉर cubic
R इज इक्वल टू a/√3/4, ये इसके लिए सिंपल के लिए प्रिमिटिव, दिस इज़ फॉर BCC। और FCC के लिए जो रिलेशनशिप होता है वो होता है a/2√2। ऑलराइट, और हमको सिर्फ ये देखना है कि ये कौन से इक्वेशन के लिए ट्रू है, दिस इज़ फॉर FCC। और अगर आप वैल्यूज़ सेट करते हो, a की वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो तो R जो मिलेगा, सो इस केस में R तुमको 96 मिलता है अगर a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ। सो इसका मतलब इट इज़ अ FCC सेल, और FCC में पर यूनिट सेल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज D। अंडरस्टूड। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे अपन एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था कि कुछ पैकिंग्स अच्छी होती है, कुछ पैकिंग्स उतनी अच्छी नहीं होती। ओके जैसे अपन ने क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में पैकिंग ज़्यादा टाइट होती है, तो इसमें अवेलेबल स्पेस जो होता है या एम्प्टी स्पेस जो होता है वो कम होता है। ओके तो यहाँ पे उसी का कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं कि कितनी पैकिंग इफिशियंसी है, मतलब इन अ गिवन लैटिस सेल कितनी जगह ऑक्यूपाइड है और कितनी जगह खाली है। ओके तो पैकिंग फ्रैक्शन को ही हम पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन टाइम्स 100। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन दिस आर बेसिकली सिमिलर टर्म, सिर्फ फ्रैक्शन अपन 1 में एक्सप्रेस करते हैं और इफिशियंसी जो है वो 100 में एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विथ 100। ओके सो इसको अगर कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन को, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है ना, ऑल द एटम्स आयंस जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो उसका वॉल्यूम कितना है और उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, इससे अपन उसको डिवाइड करते हैं तो अपने को पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है। और इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा पैकिंग इफिशियंसी, ऑलराइट, परसेंटेज में। तो लेट्स डू दैट। सो टू गिव यू एन आइडिया, ये अपना BCC सेल है, तो आई एम स्टार्टिंग विद BCC सेल, लेकिन मैं क्यूबिक भी ले सकता था या FCC भी ले सकता या HCP भी ले सकता था। वी आर स्टार्टिंग विद BCC। नाउ द क्वेश्चन के हिसाब से ये रहेगा कि जैसे मैं अगर यूनिट सेल ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रॉपर यूनिट सेल, क्योंकि सेंटर टू सेंटर अपन इसको कट कर रहे हैं फॉर द एटम। तो ये अपना यूनिट सेल रहेगा, और यूनिट सेल में देखो कुछ जगह जो है दैट इज़ एम्प्टी। ओके तो हमको ये देखना है कि एटम्स जो है इन्होंने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है। ओके जितने भी एटम्स है उन्होंने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है और कितनी जगह खाली है। सो हम लोग उसी का रेशो ले रहे हैं। ऑलराइट, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स, मतलब कितनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये जो पूरा वॉल्यूम है इस यूनिट सेल का, उसको तो टोटल वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, दैट इज इक्वल टू AQ। ओके और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे को नंबर ऑफ एटम्स लेने पड़ेंगे टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। तो ये मेरे को मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेल्स और बाय द एटम्स और आयंस इन दिस यूनिट सेल एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज एज लेंथ। तो इसमें मेरे को एज लेंथ तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नीड R। ओके तो दो वैल्यूज मेरे को यहाँ पे लगती है कि बेसिकली इसका एज लेंथ कितना है, तो मेरे को A लगेगा, इसमें रेडियस भी मेरे को लगेगा, रेडियस ऑफ द एटम, एंड ऑल्सो नीड टू नो द टाइप ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो ये मेरे को पता चलेगा टाइप से। अगर BCC है तो ये जो वैल्यू है इसका नंबर रहेगा 2, and for cubic it is going to be 1, and for FCC it is going to be 4, and for HCP it is going to be 6. अदर देन दैट A और R अपने को निकालने पड़ सकते हैं। तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं यूनिट सेल्स के लिए, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फॉर क्यूबिक सेल्स और प्रिमिटिव सेल। ओके सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए निकालते हैं। सो लेट्स से कि ईच सेल हैज़ अ साइड A विच इज़ द एज लेंथ। ओके तो ये जो एज लेंथ है उसको अपन बोल रहे हैं दैट इज़ A, एंड सिंपल रहने की वजह से इसमें एक एटम रहेगा
सो वी नो द नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। तो निकालने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम एक जनरल फार्मूला ये लिखेंगे। हमको लगता है नंबर ऑफ यूनिट सेल, इसको z बोल देते हैं। सो z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम्स बोल देंगे, डिवाइडेड बाय ए क्यूब विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो देखो सिंपल रहने की वजह से z इज इक्वल टू 1, ओके। वॉल्यूम ऑफ एटम जो है v जो अगर निकालना है एटम्स का, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4/3 pi r cube, okay, and a is basically we know it's a value, isn't it? तो यहाँ पे अगर मैं r को a के टर्म में एक्सप्रेस करता हूँ तो ये मैं कर सकता ना, r को a के टर्म में। सो इफ यू रिमेंबर r इज इक्वल टू a/2, isn't it? तो ये यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो ये हो जाता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 pi a/2 क्यूब, ओके। और ये मेरे को z की वैल्यू मिल गई, वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई, डिवाइडेड बाय a क्यूब, ओके। सो ये मेरा न्यूमरेटर रहेगा 4/3 r क्यूब, तो r को मैं a/2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो होता क्या है कि a क्यूब कैंसिल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ 4/3। तो 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा जब अगर क्यूब से बाहर निकालेंगे इसको, and so it becomes 2, and so 3 times 2 becomes 6, और बचा है pi, so it becomes pi/6। so इसको easily solve कर सकते हो, ट्राई करके देख लो, very easy to solve। ये बोर्ड के एग्जाम्स में तुमको सॉल्व करना पड़ सकता है, so you can use this principle, okay, so you can use this formula for the board exams if you want। तो हमको जो वैल्यू मिलती है that is 0.524, that is the packing fraction। इसका मतलब कि अगर मैं पैकिंग इफ़िशियंसी निकालता हूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी होती है 52.4%, और 100 में से अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 47.6% एम्प्टी स्पेस, ओके। सो सिंपल क्यूबिक में, ओके, 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड होती है और 47.6 स्पेस एम्प्टी होती है, ठीक है ना। तो ये इसका कैलकुलेशन है, ये नंबर्स तुमको ध्यान में रखना है। 52.4% होता है सिंपल क्यूब में, और दैट इज ऑक्यूपाइड स्पेस, एंड एम्प्टी स्पेस इज 47.6%, ओके। सो ये नंबर्स तुमको ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, ओके, क्योंकि बोर्ड में हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आए। सो नेक्स्ट हम BCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, ओके। सो रिमेंबर दैट each cell consists of 2 atoms in BCC, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये कैलकुलेशन अपन ने पहले ही की है। बॉडी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 रेडाई, साइड होती है a, ऑलराइट, एंड देन वी गेट अ रिलेशनशिप ऑफ r इक्वल टू √3/4a। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। सो रेडियस और a का रिलेशनशिप हमने डिराइव किया है। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन के लिए दैट इज इक्वल टू z की वैल्यू होती है 2 इसमें, एंड देन 4/3 pi r क्यूब, r की वैल्यू है √3/4 a होल क्यूब, ओके, एंड डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो हम तुमको ये ध्यान में आ रहा होगा कि रेडियस हम a के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें a क्यूब जो होता है वो कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट अ होल नंबर, ओके, फ्रैक्शन मिलता है अपने को। एंड देन यू सॉल्व दिस बेसिकली, सो यू गेट 2 विच इज़ देयर 4/3 pi, ओके, और r को इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया r क्यूब को, एंड यू सॉल्व दैट, सो r a क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाता है, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स गेट सिंप्लीफाइड, और फाइनली हमको जो आंसर मिलता है दैट इज़ 0.68, दैट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग इफिशियंसी इसका मतलब हो जाएगा 68%, एंड एम्प्टी स्पेस होता है 32%। सो एज कम्पेयर टू सिंपल क्यूब, BCC में ज़्यादा पैकिंग है, इजंट इट। सिंपल क्यूब में 52% पैकिंग थी और यहाँ पे BCC में 68% है। वहाँ पे एम्प्टी स्पेस था 48% और अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ रहा है 32%। सो ऑब्वियसली BCC में ज़्यादा पैकिंग है, ओके। सो ये तुमको नंबर्स ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से हम FCC के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। रिमेंबर दैट FCC को ही हम CCP भी बोलते हैं, और ईच सेल में 4 एटम होते हैं FCC में, ओके। तो Z की वैल्यू इसमें 4 हो गई, और यहाँ पे हम लोग फेस डायगोनल लेते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं, और उससे हम R और A का रिलेशनशिप निकालते हैं। तो इसमें अपने को R इज इक्वल टू a/2 √2, ये अपने को वैल्यू मिलती है, ओके। एंड देन अगेन यू
पुट अप द फॉर्मूला, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इज़ 4 टाइम्स 4/3 पाई, r की वैल्यू है a/2√2 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, ऑलराइट। और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो तो तुमको जो मिलेगा दैट इज़ 0.74, ऑलराइट। तो इसका मतलब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो है 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी 74%, और एम्प्टी स्पेस जो रहेगा इसमें दैट इज़ 36%, ओके। सो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू BCC और सिंपल क्यूबिक यहाँ पे ज़्यादा पैकिंग है। इनफैक्ट दिस इज़ द मैक्सिमम पैकिंग यू कैन एक्चुअली हैव, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा स्फेरिकल चीज़ें तुम ज़्यादा टाइटली पैक नहीं कर सकते, ओके। इक्वल साइज़ के अगर है तो स्फेरिकल चीज़ें तुम इससे ज़्यादा पैक नहीं कर सकते। दिस वाज डन वेरी लॉन्ग टाइम बैक, ओके। और मतलब 200 साल या 250 साल पहले ये कैलकुलेट किया गया था और उनको यही रिज़ल्ट मिला था कि 74% से ज़्यादा तुम पैकिंग नहीं कर सकते, ओके। एक चीज़ हो सकती है कि देखो हर यूनिट सेल में देयर इज़ एम्प्टी स्पेस, इज नॉट इट, वॉइड। तो वो वॉइड या एम्प्टी स्पेस को तुम किसी दूसरी चीज़ से भर सकते हो, उस तरह से तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो पैकिंग को तुम्हारे, ओके। बट अदर देन दैट अगर इक्वल साइज के स्फीयर्स है और उनको तुम अरेंज कर रहे हो तो मैक्सिमम जो तुमको मिलती है दैट इज़ 74% पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। और 36% एम्प्टी स्पेस बचा रहेगा ही रहेगा, ओके। और लास्ट जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान में रखो दोनों की ज्योमेट्री जो होती है FCC और HCP की, ये सिमिलर होती है। वी सॉ दैट इन द लास्ट इसमें कि FCC और HCP को सिमिलर तरीके से अपन क्रिएट करते हैं, ओके। सो वी शुड एक्सपेक्ट कि इनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट शुड बी सेम और आइडेंटिकल। तो ये देखते हैं अपन। तो ये अपना हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के एटम्स है। एक तो ये कॉर्नर वाले, ओके, इसको अपन टाइप 1 बोल रहे हैं बेसिकली, टाइप 1। तो ये 6 एटम्स है ऊपर में और 6 एटम्स है नीचे में, तो ऐसे टोटल 12 एटम्स है। और हर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, इजंट इट। तो हर एटम जो है वो 6 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, ओके। तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है। सो 12 टोटल एटम्स है, हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 है, तो ये टोटल हो जाते हैं 2 सेल्स। उसके बाद सेकंड टाइप के जो सेल्स होते हैं दैट इज़ ये फेस सेंटर वाले, ओके। और इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये हो जाता है 1, ओके। और थर्ड टाइप होता है ये बीच वाले 3 एटम्स है, तीनों अंदर है हेक्सागोनल यूनिट सेल के, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन 100% रहेगा, तो ये 3 हो गए। सो 3 + 1 + 2 हमको टोटल 6 एटम्स मिलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ओके ना। इनको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो अपने को रेडियस पता रहनी चाहिए इसकी यूनिट सेल की, ठीक है ना। तो z की वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू 6, ओके। और रेडियस इन टर्म्स ऑफ a, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 ये है, सो दैट इज़ a, ऑलराइट। ये एज लेंथ है अपना, ओके, दैट इज़ ऑल्सो a। और ये जो एटम्स होते हैं कॉर्नर वाले दे आर टचिंग ईच अदर, ओके। तुम लास्ट इसके वीडियो में तुम जाके इसको देख सकते हो। ये जो एटम्स है ये टच कर रहे हैं इसको, इसका मतलब रेडियस जो होगा दैट इज़ इक्वल टू a/2। हमको रेडियस भी मिल गया। अब हमको हेक्सागोनल इसका वॉल्यूम पता रहना चाहिए। रिमेंबर वी डिवाइड दिस बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम a³ नहीं रहेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट क्यूब, ओके। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो तुम ज्योमेट्री लेके निकाल सकते हो। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z, ओके। और उसको z की वैल्यू अपने मालूम है 6 टाइम्स 4/3 पाई, r है a/2 क्यूब, ओके। एंड डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट विल जस्ट कीप इट एज r³। सो आई थिंक ये ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। एंड देन वॉल्यूम होता है 24√2 टाइम्स r³। देखिए r³ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और जो बचता है इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो आई गेट 0.74, okay, and this is basically the same as that of FCC, okay, 0.74। तो
HCP में भी पैकिंग इफ़िशियंसी जो होती है दैट इज़ 74% और एम्प्टी स्पेस जो होता है इसमें दैट इज़ गोइंग टू बी 26%. दिस इज़ ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ FCC. तो देखो FCC और HCP दोनों में पैकिंग इफ़िशियंसी सेम है, एम्प्टी स्पेस सेम है, एंड ये एक्सपेक्टेड था, isn't it? Because both of them are said to be close pack structure. ऑलराइट, और मैंने इसके पहले भी बताया था कि 74 से ज़्यादा तुम ज़्यादा पैकिंग इफ़िशियंसी हो ही नहीं सकती. 74% इज़ द मैक्सिमम पैकिंग इफ़िशियंसी फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. ओके, सो HCP और FCC दोनों में 74% ये पैकिंग इफ़िशियंसी आती है और एम्प्टी स्पेस आता है 26%. इसीलिए दोनों को हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिमेंबर. ऑलराइट, सो CCP जो होता है, जिसको अपन CCP इन जनरल बोल रहे हैं FCC को, CCP दो टाइप के होते हैं. एक होता है FCC और दूसरा होता है HCP. दोनों में पैकिंग इफ़िशियंसी सेम है और दोनों में एम्प्टी स्पेस सेम है. FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, ये छोटा सेल होता है. HCP में 6 होते हैं, ये बड़ा सेल होता है. इस तरह से कि दोनों में सेम पैकिंग इफ़िशियंसी अपने को मिलती है. तो इस तरह से तुमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. मेक श्योर कि तुम इसका एक टेबुलर फॉर्मेट बना रहे हो, ऑलराइट, और ये सारी चीज़ें एक जगह लिख लो, तुम इसको आसानी से रिवाइज कर सको. ओके, तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, और जिनको होल्स भी बोलते हैं, बट वॉइड इज़ मोर कॉमन टर्म. ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि पैकिंग फ्रैक्शन में कुछ स्पेस जो होता है वो ऑक्यूपाइड होता है और कुछ स्पेस एम्प्टी होता है. ओके, तो यहाँ पे अपन जब फोकस कर रहे हैं दैट इज़ ऑन दैट एम्प्टी स्पेस. जो वेकेंट स्पेस है या जो वॉइड है उसके ऊपर अपना फोकस रहेगा. ओके, जस्ट इमेजिन कि ये 3 एटम्स इस तरह से आ रहा है. ये तो एक ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है और बीच में जो स्पेस बचा हुआ है दैट इज़ एक्चुअली एम्प्टी. तो ये वाला जो स्पेस है दैट इज़ एम्प्टी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ वॉइड, और ये ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड है. ओके, सो इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड बन मिल रहा है. तो इसी तरह से वी कैन ऑल्सो हैव टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो हमने 3 तरह के वॉइड्स देखे थे, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और लास्ट वाला जो होता है दैट इज़ क्यूबिक वॉइड. क्यूबिक वॉइड बोले तो कि सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर है और बीच में एक वॉइड है. ओके, लास्ट मैंने जो सिमुलेशंस तुमको दिखाया था उसमें तुमको क्लियरली उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा था उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक वॉइड. ओके, सो व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स. ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड तो ये है. उसी तरह से जो काम का हमारे आता है, सो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है दैट इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सबसे ज़्यादा काम का है. और क्यूबिक वॉइड इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो यू हैव अ क्यूब और बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचा है दैट इज़ अ क्यूबिक वॉइड. ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी गोना लुक एट राइट नाउ इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड. सो यहाँ पे वी हैव टेट्राहेड्रल वॉइड. Tetrahedral void is formed by 4 atoms or ions. Okay, so it can either be ions or atoms. तो particles ले लेते हैं अपन. So 4 particles will form tetrahedral void because 4 particles whenever you bring them together, जैसे ये 1, 2 and 3 and this is the 4th one. तो 4 atoms को जब भी तुम पास में लाते हो तो ये they will form tetrahedral void. सो दे बेसिकली फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन, और जो बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा उसको अपन बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. सो यू कैन सी दैट क्लियरली. यहाँ पे ये जो 3 एटम है दे आर मेकिंग अ ट्रायंगल जो ग्रीन वाले हैं, एंड दिस येलो वन इज एक्चुअली कवरिंग फ्रॉम द टॉप. तो बीच में जो स्पेस बचेगा दैट इज गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड. तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है. क्यूबिक यूनिट सेल में, किसी भी तरह के क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड होते कहाँ हैं. ऑलराइट, सो एसेंशियली इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी 4 एटम क्लोज में आ रहे हैं, ओके, 4 एटम एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम लोग ले रहे हैं FCC. ओके, FCC स्ट्रक्चर है. यू कैन सी दैट दिस इज़ द फेस एंड उसके बीच में एक एटम है, एंड देन दिस इज़ द फेस और उसके बीचों बीच ये वाला एटम है. ओके, और ये फेस है साइड वाला, उसके बीच में ये एटम है, एंड दीज आर कॉर्नर एटम्स. तो यहाँ पे देखो ये 3 जो फेस के एटम्स है, ओके, ये 3 जो फेस के एटम्स है ये एक तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं और उसको कवर कर रहा है ये 4th वाला एटम. तो यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आवर टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल द कॉर्नर्स. तो ये वाला कॉर्नर वाला एटम अगर लेते हैं अपन,
ये वाला कॉर्नर वाला एटम लिए, तो उसमें ये 3 एटम्स ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके, और ये उसको ऊपर से कवर कर रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। एट द सेम टाइम ये 3 एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ये 4th वाला एटम उसको कवर कर रहा है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज जो 4th वाला जो कॉर्नर वाला एटम है दैट इज कवरिंग द 3 एटम्स उसका वॉइड के ऊपर। तो ये वाला कॉर्नर वाला एटम अपन अज्यूम कर रहे हैं। सो देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितने रहेंगे? 8, ओके। ये मैं तुमको एक सिमुलेशन से दिखा देता हूँ अभी। तो ये हमारा FCC स्ट्रक्चर है, मैं तुमको यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाना चाहता हूँ, ओके। सो यू कैन क्लियरली सी इट इज़ FCC। ये फेस है, उसके बीच में एक एटम, फेस बीच में एक एटम, दिस इज़ योर फ्रंट फेस, उसमें भी एक एटम, और ये बैक वाला जो फेस है उसके एटम। सो हर फेस में उसके बीचों बीच देर इज़ 1 एटम। सो ये फेस सेंटर्ड या FCC स्ट्रक्चर है अपना, ओके। नाउ टू सी अ टेट्राहेड्रल वॉइड हमको किसी भी कॉर्नर वाला एटम और 3 फेस सेंटर वाले एटम लेने पड़ेंगे, ओके। सो टेट्राहेड्रल वॉइड में लेता हूँ, तो जैसे ये कॉर्नर वाला एटम ले लिया मैंने, सो दिस इज़ द कॉर्नर वाला एटम, और ये फ्रंट फेस का, ये राइट वाले फेस का सेंटर वाला, और ये बॉटम वाले फेस का सेंटर वाला, और इसको मैं अगर ओरिएंट करता हूँ तो यू कैन सी ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, ओके। तो ऑब्वियसली दीज आर टचिंग, ओके। तो ये फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, और तीनों को ऊपर से कवर कर रहा है ये कॉर्नर वाला। तो ये 4 एटम्स जहाँ पे मिलेंगे उसके बीचों बीच देर इज़ गोइंग टू बी सम एम्प्टी स्पेस, और दैट इज़ गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड, okay. So if you think about like a cube, okay, this is a cubic structure. So what we can say, let me just orient it properly. So अगर ये cubic structure है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कॉर्नर के थोड़ा सा पहले there is a tetrahedral void. At the same way सारे एटम सिमेट्रिकल रहने के वजह से हर कॉर्नर के थोड़ा सा पहले अंदर के साइड में there is going to be a tetrahedral void. There are 8 corners, तो इसका मतलब tetrahedral voids भी 8 रहेंगे, ओके। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्ट्रक्चर्स, रिमेंबर दैट, ओके। यहाँ पे FCC में देर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्लियर है? सो दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे भी हम लोग FCC लैटिस ही ले रहे हैं, और FCC लैटिस में हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख रहे हैं, ओके। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखो हर स्ट्रक्चर में रहेंगे। FCC में अगर लेते हैं हम, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हैं, ओके। और यू विल आल्सो हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉइड्स बेसिकली एक्सेप्ट क्यूबिक वॉइड्स। सो यू विल हैव टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड्स, ये वॉइड्स रहेंगे। 3 एटम पास में तो यू गेट ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड। 4 एटम्स अगर पास में आते हैं तो यू गेट टेट्राहेड्रल वॉइड, और अगर 6 एटम पास में आते हैं तो यू गेट octahedral void. So let's focus on octahedral void, okay? तो हमको 6 एटम्स पास में है, तो यहाँ पे देखो सबसे आसान जो होते हैं वो ये, ओके। तो ये 6 एटम्स जो है फेस सेंटर के, तो ये 2 फेसेस अपोजिट के, ये टॉप और बॉटम का फेस, और ये फ्रंट और बैक का फेस। तो ये 6 एटम जब क्लोज में आएंगे तो बीच में एक वॉइड रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके। अगर रूम के तौर पे देखा जाए तो ये रूम की जितनी भी दीवारें हैं, हर दीवार के बीचों बीच देयर इज़ अ एटम, ओके। तो जो सीलिंग और टॉप है, सॉरी सीलिंग और बॉटम है, उनके बीच में एक एटम है। लेफ़्ट और राइट की जो वॉल्स है उनके बीच में एटम है। फ्रंट और बैक की जो वॉल्स है उनके बीच में एक एटम है। और ये एटम्स जहाँ पे कनेक्ट होंगे, ओके। सो ये बड़े बड़े एटम्स है, यू कैन सी दैट, बड़े बड़े एटम्स है, तो ये जहाँ पे टच होंगे उनके बीच में एक वॉइड रहेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड से थोड़ी सी बड़ी होती है, ये अपन ने रेडियस रेशो में देखा था, इफ यू रिमेंबर दैट, ओके। तो सबसे आसान जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेट करना वो ये सेंटर वाला, ओके। ये जो सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये सबसे आसान होता है लोकेट करने के लिए, ओके। इसके अलावा भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, लेकिन वो थोड़े से ट्रिकी है, मैं तुमको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर इन अ FCC लैटिस। हमको मालूम है टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं FCC में, दीज आर 8, ओके, दीज आर 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले तुमको सिमुलेशन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा देता हूँ।
ओके, सो दिस इज़ अवर FCC क्यूबिक लैटिस जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था. ओके, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये बना रहा है. ये जो 4 एटम एक लाइन में आ रहा है, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला. ओके, तो इनसे बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट इसमें अपन ने देखा था कि जैसे 3 एटम्स है और ये दूसरे 3 एटम, इनको अगर मैं इस तरह से ओवरलैप करवाता हूँ तो बीच में जो स्पेस बचता है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो यहाँ पे भी वही है, सिर्फ थोड़ा ओरिएंटेशन अलग है. सो जैसे ये 3 एटम ले रहा हूँ और ये वाले 3 एटम ले रहा हूँ, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं. या फिर दूसरा इस तरह से देख सकते हैं कि ये 4 एटम जो है अगर एक लाइन में आ रहे हैं इस तरह से, ओके, और ऊपर और नीचे से 2 एटम अगर लगाते हैं अपन तो यू गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दोनों तरह से यू गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो सबसे पहला व्यू देखते हैं अपन, यहाँ पे ये है. ओके, सो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही एटम फोकस पे लाया है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे जो अपने प्लेन में थे. एंड नाउ यू सी दैट. ओके, तो अगर मैं सीधा सीधा टॉप से इसको दिखाऊँ तुमको, ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो 4 एटम्स थे अपने, ये 4 एटम ये तुमको टॉप से दिख रहे हैं इस तरह से, 2 3 4. ये एटम टॉप वाला है, टॉप फेस का, और ये इसके नीचे वाला जो है दैट इज़ द बॉटम. और इसके बीचों बीच जो स्पेस बचेगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, दूसरा जो ओरिएंटेशन है, रिमेंबर वी आर चेंजिंग एनीथिंग, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं. तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था अपना कि 3 एटम इस तरह से और 3 एटम इस तरह से, यू गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो उसी को मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ. ओके, सो हियर यू आर. ओके, तो यहाँ पे ये जो है 1 2 एंड 3, ये 3 एटम नीचे के फेसेस के हैं और ये 1 2 एंड 3 ये ऊपर के फेसेस के, क्योंकि अपन डायगोनली देख रहे हैं क्यूब को. ओके, दिस क्यूब इज डायगोनल, यहाँ से देख रहे हैं, दिस इज डायगोनल इजंट इट. तो ये डायगोनल देखो, ये और ये डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल, और उसके थ्रू देख रहे हैं अपन. और जब अपन डायगोनली देखते हैं तो वी गेट दिस 6 एटम. और हमने जो वन ऑफ द अर्लियर वीडियो था उसमें देखा था कि 6 एटम जब एक जगह आते हैं इस तरह से, 3 फ्रॉम द बॉटम एंड 3 फ्रॉम द टॉप, यू गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दैट इज व्हाट इट इज. तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू 2 है इसके, एक यू कैन सी इट फ्रॉम द टॉप और यू कैन सी इट फ्रॉम द साइड, इस तरह से. अंडरस्टूड है. तो ये अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया. तो यहाँ पे एक वॉइड है बराबर इस क्यूब के बीचों बीच. ओके, डजेंट मैटर हाउ यू लुक एट इट, you will always get the same void right at the center of this FCC cubic lattice. तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, दूसरा जो एटम्स है प्रेजेंट वो सिर्फ अपन एक ही यूनिट सेल के दिखा रहे हैं, isn't it? बट देर आर मल्टीपल यूनिट सेल्स, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेफ्ट है, बैक है, whatever, राइट. सो सभी डायरेक्शन में इस यूनिट सेल के देर आर अदर यूनिट सेल्स. ओके, और ये बाकी वाले जो यूनिट सेल्स है उसके जो एटम्स है उनके साथ मिलके देर आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो ये इंडिपेंडेंटली देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. चलो मैं जस्ट शो इट टू यू कि यहाँ पे 6 एटम्स किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं. सो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 4 एटम अपन इस यूनिट सेल के ले रहे हैं, ये 2 फेस के और ये 2 कॉर्नर के. ओके, और ये जो 2 एटम्स है ये बाजू वाले यूनिट सेल के हैं. ओके, तो इस तरह से टोटल 6 एटम्स पास में आ रहे हैं. सो यू कैन सी दैट अगेन, यू गेट दैट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इजंट इट. ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही है तुम्हारा. ओके, ये 4 एटम एक लाइन में, ऊपर एक नीचे एक, और तुमको ऑक्टाहेड्रल. तो एग्जैक्टली ये वॉइड कहाँ पे रहेगा, ये वॉइड, ये जो एज है, ये एज उसके बीचों बीच रहेगा. ओके, सो यहाँ पे टोटल 12 एजेस है, तो हर एज के बीचों बीच देर इज गोइंग टू बी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, तो 2 चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है. एक तो देर इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर. ओके, और सेकंड देर इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द एज सेंटर. यू अंडरस्टूड दिस. ओके, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं. सो ये तुमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगा इस तरह से. क्या देखो, फिर से 6 एटम तुमको दिख रहा है. तो ये जो 2 एटम्स दिख रहे हैं दीज आर फ्रॉम डिफरेंट यूनिट सेल, नेक्स्ट वाला जो यूनिट सेल है उसके. तो इस तरह से एज सेंटर के बीचों बीच देर इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, तो यहाँ पे कितने एजेस है
12 एजेस, तो हर एज सेंटर के बीच में देर इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये हो गए 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द एज सेंटर एंड देर इज 1 एट द बॉडी सेंटर। ओके, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? ये एक्चुअली अपना आंसर नहीं है, दैट इज नॉट 13 इज नॉट द आंसर, क्योंकि अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस ये जो ब्लू वाला एज दिख रहा है, मान लो ओके ये ब्लू वाला एज है, तो इस एज सेंटर के बीचों बीच अगर है तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा ये इस सेल में भी डिवाइडेड रहेगा और इसके आजू बाजू में जितने भी यूनिट सेल्स आ रहे वो सारे यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है। तो हमको अब इस केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा कि इस यूनिट सेल में कितना वो प्रेजेंट है। अंडरस्टूड है? तो वो फ्रैक्शन अभी अपन निकालेंगे और उससे अपने को मिलेगा कि टोटल नेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल कितने होते हैं। ओके, आई थिंक टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर वेरी इजी, इजंट इट? 4 एटम पास में आ रहे हैं और हर कॉर्नर के पीछे में है और हर कॉर्नर के पहले देर इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, देर आर ऑब्वियसली 8 कॉर्नर्स, तो देयरफॉर देर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि ये जो वॉइड है ये कंप्लीटली उस यूनिट सेल के अंदर है। बट दैट इज नॉट द केस विथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसमें टाइप 1 वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दैट इज इनसाइड द यूनिट सेल, तो ये तो एक हो गया, लेकिन ये वाला जो यूनिट सेल, ये वाला जो व्यू है उसमें इस तरह का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, उसमें ये जो बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज एट द एज सेंटर। ओके, और हर एज जो है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट सेल। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर तुम घर में बैठे हो तो जो तुम्हारे एजेस दिख रहे हैं घर के, ओके जैसे फॉर एग्जांपल वो जो एज दिख रही है, तो ये रूम है, इसके बाजू वाली रूम है, इसके टॉप में जो है वो रूम है, और वो जो बाजू वाली रूम है उसके टॉप में जो रूम है वो। ओके, तो ये जो एज है दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद 4 रूम्स, इजंट इट? तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहेगा यहाँ पे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी शेयर्ड इन 4 यूनिट सेल्स। ओके, तो हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज एट द एज सेंटर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट सेल्स। तो इस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/4, इजंट इट? 1/4, और टोटल एजेस कितने हैं? 12, तो 1/4 टाइम्स 12 हमको आंसर मिलता है 3। ओके, तो एजेस के अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अपन नेट देखें इस यूनिट सेल में, देयर आर 3 इन दिस यूनिट सेल एंड 1 एट द सेंटर, ये वाला 1 एट द सेंटर, तो ये टोटल हो जाएंगे अपने 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल। अंडरस्टूड है? तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं इन एफसीसी लैटिस, तो यहाँ पे जो सेंटर में है दैट इज़ 1, टोटल 1, ये पूरे के पूरा इस यूनिट सेल में है, सो इसको अपन 1 काउंट कर रहे हैं। और उसके अलावा हर एज के सेंटर में देर इज़ अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, so I think I'm missing couple of edges there, so we can just draw ballpark number में। so ये so there are 12 edges, और जो edge होता है that is divided in 4 unit cell, so 1/4 of 12 is 3, okay, and 1 complete, so total जो देखेंगे अपन that is going to be equal to 4 octahedral void per unit cell। तो ये जो क्वेश्चन था अपना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑब्वियसली इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली इन JEE इसको जो है मतलब काफ़ी अच्छी तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर कि देर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, और ये जो क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं अपन दैट इज़ अ FCC। ओके, अभी हमने FCC यूनिट सेल के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट किए। ओके, तो एक ध्यान में रखो कि देर आर 4 एटम्स इन अ FCC cubic lattice, alright, so lattice point जो होते हैं there are 4 in FCC,
वी ऑल्सो नो, अभी अपन ने देखा कि देर आर 8 टेट्राहेड्रल एंड 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ओके, तो यहाँ पे तुम रिलेशनशिप कर सकते हो एटम्स के साथ, isn't it? So 4 octahedral void is equal to 4 atoms per unit cell. Okay, तो मान लो कि there are, इसको अपन n बोल दें, this is equal to n. So how many octahedral voids are there? n number of octahedral voids. So 4 atoms है तो 4 octahedral voids रहेंगे. अगर मान लो 2 atoms है किसी यूनिट सेल में तो 2 octahedral voids रहेंगे. And this is equal to 2n, isn't it? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? जितने एटम्स है उसके डबल. ओके, ये एफसीसी के लिए फॉर्मूला बनाया. तो अगर मैं ये सेम कैलकुलेशंस कैलकुलेट करता हूँ, मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट करता हूँ इन बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी और इवन इन क्यूबिक, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को यही रिलेशनशिप दिखता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने एटम्स है उतने रहेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने एटम्स है उसके डबल रहेंगे. ओके, सो वी कैन से कि 2n is the number of tetrahedral void and n is equal to number of atoms per unit, and then there are going to be n number of octahedral voids. Alright, तो इस तरह से मैं tetrahedral और octahedral voids कितने हैं किस यूनिट सेल में वो देख सकता हूँ. It's not always easy to visualize it. Okay, so हम सभी के लिए नहीं कर सकते, हमको ये इतना फिजिबल नहीं है. यू नीड मॉडल्स, 3 डायमेंशनल मॉडल्स विथ मल्टीपल यूनिट सेल्स एंड देन यू कैन विजुअलाइज इट. बट यू नो दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड स्पेंड आवर टाइम ऑन, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट. राइट, बट इफ़ यू नीड टू नो कि कितने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड इस यूनिट सेल में है वो अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर दैट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर n. सो लेट्स समराइज दिस. ऑलराइट, सबसे पहले अगर मेरा मान लो प्रिमिटिव है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं वो बताओ. ठीक है, तो प्रिमिटिव में n इज इक्वल टू 1, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे 2 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 1 इन प्रिमिटिव. अगर मैं बीसीसी लेता हूँ तो बीसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें n इज इक्वल टू 2 होता है बीसीसी में, इजंट इट? तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 रहेंगे. अगर मैं एफसीसी लेता हूँ, एफसीसी में n की वैल्यू होती है 4. ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 रहेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें 4 रहेंगे. ओके, और अगर मैं एचसीपी लेता हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसमें n की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 6, isn't it? तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहेंगे इसमें दैट इज गोइंग टू बी 12 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर गोइंग टू बी 6. ओके, तो ये हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है इन यूनिट सेल्स. इसमें ये जो है दीज आर क्यूबिक यूनिट सेल एंड एचसीपी इज हेक्सागोनल. राइट, तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोकेशंस आर एक्चुअली नॉट रियली एट दिस पॉइंट इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा जैसे वंस यू गेट टू नो दिस टॉपिक अच्छे से अगर समझ में आ जाए देन यू कैन विजुअलाइज द लोकेशंस. तो फिलहाल तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि यू शुड स्पेंड टाइम ऑन लोकेटिंग द वॉइड्स. राइट, यू शुड नो कि एफसीसी में ये वॉइड्स कहाँ पे होते हैं. ओके, मैंने तुमको ऑलरेडी एफसीसी का दिखा दिया है तो इसलिए आई एक्सपेक्ट यू टू नो दैट. लेकिन बाकी सारे जो है उसमें आई डोंट एक्सपेक्ट इट राइट नाउ. जब हमारे अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा, व्हेन वी हैव डन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके इसमें जैसे अपन रिवीजन लेते हैं बिफोर व्हेन वी डू JEE या नीट, तो उसके पहले जब रिवीजन लेते हैं तो उस केस में मैं तुमको ये दिखा दूंगा कि ये कहाँ कहाँ होते हैं. इट माइट कम इन हैंडी कि ये वॉइड्स कहाँ लोकेटेड है. अंडरस्टूड है? सो फॉर ये बात के लिए बात हो गई, लेकिन फिलहाल तुमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. ओके, सो बिफोर वी कंक्लूड लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. Okay, this is a very simple review question. Okay, how many unit cells share octahedral voids located on the edge of the unit cell? तो मैंने तुमको ये ऑलरेडी आंसर इसका दिया था जब मैंने सिमुलेशन तुमको बताया था, और इसी के हिसाब से हमने नेट नंबर ऑफ octahedral voids कैलकुलेट किए. तो you should know this. तो you know, just answer this question and let's see if you get this one right.
तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है एट द एज सेंटर, वो 4 इसमें शेयर होती है, बिकॉज एवरी एज ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी शेयर हो रहा है। अंडरस्टूड है? सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Because I hope you understood everything that we did today. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो please go ahead and ask questions. I've told you how to ask questions. Thank you very much. I'll see you in the next one. Bye bye.